हेलो फ्रेंड्स, नादान लड़की की कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं कि आखिर कामनी के साथ आगे क्या होता है। पिछले भाग में आपने देखा था कि कामनी से उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पति द्वारा जबरदस्ती रेप किया जाता है उसका, या उसके साथ जबरदस्ती की जाती है जिसे वो रेप का नाम देती है, और पुलिस उसके पति को थाने ले आती है। आइए अब इस कहानी को इसके आगे सुनते हैं। रत्नेश को यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले वो आराम से गद्दे में सोया हुआ था और कुछ देर में ही वो सलाखों के पीछे है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर सुधीर अंदर दाखिल होता है और रत्नेश को कई सन्नाटेदार कई सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, रेप करोगे साला रेपिस्ट। बहुत शौक है ना रेप करने का, आज हम तुम्हारा रेप करेंगे। बोल क्यों किया ऐसा? वो तेरी बीवी थी ना? साले उसके भाई ने दहेज का रकम नहीं दिया तो उस गुस्से का बदला उसकी बहन की इज्जत से खेल के तू लेगा? अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना वो हाल करेंगे कि अपने मर्द होने पर तुझे पछतावा होने लगेगा। रत्नेश डर के बारिश में भीग कर तरबतर हो गया था। उसने डरते हुए और रोते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं क्यों अपनी बीवी का रेप करूंगा? और दहेज वो ना कभी मांगा था और ना उन्होंने ना दिया है। वो मेरी बीवी है, भला मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? जरूर कोई बात है, वो मुझे फंसा रही है। इंस्पेक्टर सुधीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसके सर को उठाते हुए कहा, पुलिस को क्या अपने बाप का दामाद समझा है? सच बोल, वरना तेरे साथ तेरे बाप को भी अंदर कर दूंगा। रत्नेश ने थूक निगलते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ सर। रात कामनी ने मुझे बताया था कि उसको महीना चल रहा है। फिर मैंने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे हम ये सब कर सकते हैं। मगर उसने ही मुझे उकसाया और फिर हमारी मर्जी से सब कुछ हुआ। मैं सोचकर मैं सोचकर मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो अपने लड़के होने का फायदा उठा रही है। मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर ने उसे एक झटक से छोड़ते हुए कहा, तो निर्दोष है या नहीं तो कामनी का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। बस दुआ कर, अगर रिपोर्ट तेरे खिलाफ आई तो तेरी इतनी हड्डियां तोड़ूंगा ना कि तू जेल में कम हॉस्पिटल में ज्यादा रहेगा। कामनी हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए आई हुई थी, तभी अपने भाई सुयश को देखकर भावुक हो गई और रोते हुए अपने भाई से बोली, भैया भैया। उसने मेरे साथ बीच में ही टोकते हुए उसके भाई सुयश ने कहा, कामनी कुछ मत बोल, मैं जानता हूँ कि तू चाहती ही नहीं थी कि ये शादी हो। आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें? मैं जानता हूँ उस उस राज के लिए तो ये सब कर रही है ना। देख अब भी वक्त है, मन मत देख अब भी वक्त है, मत उछाल इस तरह से हमारी इज्जत। वापस ले ले अपना ये केस। मैं उनसे तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। कामनी का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो शून्य से अपने भाई को देखते हुए बोली, कैसे भाई हो आप? आपको अपनी बहन पर विश्वास नहीं? मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे भाई हो। इस पर सुयश ने कहा, देख कामनी, तुझे जो सोचना है सोच सोच, मगर मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए बंद है, समझी? इतना कहने के बाद सुयश वहां से गुस्से में उठा और बाहर निकल गया। उधर थाने में रत्नेश की माँ सुमित्रा और भाभी सुकन्या बैठी कामनी की राह तक रही थी। मेडिकल टेस्ट करवाकर जैसे पुलिस के साथ कामनी आई, रत्नेश की माँ ने उसके पास जाकर कहा, कामनी ऐसा क्यों कर रही है बेटी? पति है वो तेरा, क्यों मेरे बेटे के साथ गलत कर रही है? कामनी ने एक नजर अपनी बहन सुकन्या की तरफ देखा और फिर अपनी सास सुमित्रा से कहा, गलत तो मेरे साथ हुआ है ना माँ, मैं क्यों झूठ कहूंगी? इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। इस पर सुमित्रा गुस्से में बोली, झूठ बोलती है तू, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा निर्दोष है। क्या लगा तुझे ये सब करके तू चैन से रह पाएगी? सुमित्रा की उत्तेजना को दबाते हुए सुकन्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कामनी से मुखातिबा होते हुए बोली मुखातिब होते हुए बोली, कामनी देखो, इस केस को वापस ले लो। क्या फायदा अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करके? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारी शादी इस घर में करवाई थी? कामनी गुस्से में दांत खींचते हुए बोली, तुम सब एक जैसी हो दीदी, और एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। तुम सब मुझे तुम सब मुझे समझा रहे हो, जबकि समझाना उसे चाहिए था। इतना कहते हुए कामनी वहां से हट गई और सुमित्रा ने गुस्से से सुकन्या से कहा, सब तेरी ही गलती है, तेरी ही कहने पर इसे हमने अपने घर की बहू बनाया था। चिंतन का भाव दोनों के ही चेहरे में था, जिससे उनकी सिकुड़ी हुई आंखों को देखा जा सकता था। कामनी जैसे ही थाने के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा इंस्पेक्टर सुधीर के सामने वाली सीट में उसका भाई सुयश बैठा हुआ है। वो खामोशी से अंदर जाती है और अपने भाई के बगल वाले चेयर में बैठ जाती है।
इंस्पेक्टर सुधीर ने सुयश से कहा, क्या तुम्हें पता है कि दहेज लेने के साथ साथ दहेज देना भी कानूनी जुर्म है? सुयश ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा और थोड़ा आगे खिसकते हुए बोला, सर मुझे मालूम है, मगर ना तो उन लोगों ने कोई दहेज मांगा और ना हमने कोई दहेज दिया। सब मेरी एक बहन है और है सुकन्या। सर ये मेरी एक बहन है और एक और बहन है सुकन्या। उसकी पहले से उस घर में शादी हो चुकी है। कामिनी ने रोते हुए अपने भाई की ओर देखा और बीच में ही टोकते हुए कहा, भैया आपकी ये क्या? इस पर सुयश ने उसे देखा और कहा, चुप रहो, और वापस से इंस्पेक्टर की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, हाँ तो सर मैं कह रहा था, हम दोनों परिवार के बीच प्यार का गहरा रिश्ता है। उन्हें कामनी पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा अगर दोनों बहनें एक घर में ही जाएंगी तो ज्यादा खुश रहेंगी। इस वजह से उसकी शादी इस घर में हमने कर दी। इंस्पेक्टर ने सुयश की बात खत्म होते ही अगला सवाल पूछा, कामनी ने कहा कि इसकी शादी में उन लोगों ने एक मोटी रकम की डिमांड की थी, आखिर क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? इस पर सुयश ने कहा, सर झूठ मैं नहीं, ये बोल रही है, ये बचपन से ड्रामेबाज है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, आप इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। ये रेप वेप भी सब इसकी गढ़ी हुई कहानी है, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर सुजीन ने कहा, ठीक है आप जा सकते हैं। सुयश ने थैंक यू सर कहा और वहां से निकल गया। इसके बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने कामनी को देखा और अपने हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए आहिस्ता से प्लीज कहा और कामनी भी उस कैबिन से बाहर निकल गई। ठीक उसी समय हेड कांस्टेबल रामू कैबिन में आता है और इंस्पेक्टर सुधीर उससे कहते हैं, रामू ये केस तो अजीब सा है। कामनी के अनुसार उसके ससुराल वालों ने उसके भाई सुयश से एक मोटी रकम की डिमांड की और सुयश के अनुसार उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया। इस हिसाब से तो रत्नेश के घर वालों को नहीं उठा सकते और उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वहां सुयश ने अपनी बहन कामनी से साफ शब्दों में कहा, देख कामनी, मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत करना, और हाँ तेरा ससुराल ही तेरा घर है, इसलिए मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। कामनी ने बेबस आवाज में अपने भाई से पूछा, लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हारी शादी कर दी ना, अब वो तुम्हारा घर है। इतना कहते हुए सुयश अपने बाइक में बैठा और थाने से निकल गया। कामनी बुरी तरह टूट गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए, क्योंकि थाने में वो रह नहीं सकती थी, लेकिन वहां से निकल गई ये सोचते हुए कि अब उसे किसके पास जाना चाहिए। वहीं पुलिस पूरे दस्ते के साथ रत्नेश के घर पहुंची और उसके पिता जोगिंदर के मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, ये रही कामनी की मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साबित होता है कि कामनी के साथ रेप हुआ है। जोगिंदर ने कहा, साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पति पत्नी के बीच तो शारीरिक संबंध तो होता ही है, और इसे आप बलात्कार कैसे कह सकते हैं? अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं करोगे तो और किसके साथ करेगा वो? इंस्पेक्टर सुधीर ने गुस्से में जोगिंदर को एक जोर का थप्पड़ जड़ा और कहा, चाहे शादी के पहले और शादी के बाद अपनी बीवी के साथ हो, किसी धंधे वाली के साथ हो या किसी भी लड़की के साथ, अगर लड़का उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार ही हुआ। आई बात समझ में? तू जितना दम लगाना है लगा ले, तेरा बेटा तो गया, अब हमारे पास पक्के सबूत है। इस पर कहते हुए इंस्पेक्टर सुधीर की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, नादान लड़की के पार्ट 2 का यही अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस कहानी के बाद अब मिलेंगे नादान लड़की के भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।